किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, भारत सरकार और कृषि मंत्रालय हमारे किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाता है। हमारे किसानों की उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी करता है और योजनाएं भी चलाता है। इन्हीं में से एक योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में खास तौर पर हम बातचीत करेंगे रफ्तार के बारे में। तो चलिए देर किस बात की, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की, मंडी भाव और आज के मौसम का हाल। किसान साथियों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, कृषि मंत्री ने दिए गिरदावरी के आदेश। फल निर्यात बढ़ाने के लिए किसानों का एपीडा में होगा रजिस्ट्रेशन। खराब हो रही फसल पर मिलेगा क्लेम, 72 घंटे में देनी होगी सूचना। और कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी में किसान मेले का हुआ आयोजन। राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के लिए गिरदावरी के आदेश जारी किए गए हैं। खराब हुई फसलों की सूचना के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। इसका सबसे अधिक नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलें खराब हुई हैं। आगामी 2 दिनों तक राज्य में मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर कृषि विभाग ने रविवार को विभाग के अधिकारियों को 72 घंटे में फसल खराबे से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रदेश में बारिश के बाद फसल खराब होने की जानकारी मिली है। खासकर उदयपुर संभाग में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसमें चित्तौड़, सिरोही, पाली क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ऐसे में फसलों के हुए नुकसान को लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्धारित मापदंडों के तहत गिरदावरी करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा सभी कृषि पर्यवेक्षकों, बीमा कंपनी के अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव-गांव जाकर फसलों से जुड़े नुकसान को लेकर जानकारी एकत्रित करें। किसानों के खेतों पर जाकर मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करें ताकि जल्द से जल्द किसानों को राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण फसल नुकसान के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भरपाई के लिए बीमित काश्तकारों को 72 घंटे के अंदर संबंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को खराबे की सूचना देना जरूरी है। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि इंश्योर्ड फसल को ओलावृष्टि अथवा जल भराव के कारण नुकसान होने पर घटना के 72 घंटे के भीतर जिले में काम कर रही बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है। इसकी सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित बीमित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय या संबंधित बैंक को भी लॉस परफार्मा भरकर सूचना दे सकते हैं। राजस्थान में किन्नू, संतरा, अनार और अमरूद का निर्यात बढ़ाने के लिए फल उत्पादक किसानों का एपीडा में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने फलों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। किन्नू, संतरा, अनार और अमरूद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित वीसी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जालौर, बाड़मेर, सिरोही और झालावाड़ से 50-50 काश्तकारों का रजिस्ट्रेशन 1 महीने में किया जाए, जिससे 1 साल में इन जिलों से 2-2 कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट हो सके। उन्होंने इन किसानों को बायर सेलर्स मीट में आमंत्रित करने को कहा ताकि यह अधिक उपज और कीमत ले सकें। एपीडा रीजनल हेड हरप्रीत सिंह ने कहा कि राजस्थान में किन्नू, संतरा, अनार और अमरूद के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कृषकों की आमदनी में वृद्धि हो। इसके लिए निर्यातक देशों की कंडीशन के अनुसार फार्म और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन में फसल बुवाई, फ्लोरिंग और कटाई के समय फसल की स्थिति का रिकॉर्ड रहता है,
जिससे यह पता चल जाता है कि फसल निर्यात योग्य गुणवत्ता वाली है या नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खराब हुई फसल की भरपाई के लिए बीमित काश्तकारों को 72 घंटे के अंतर्गत संबंधित जिले में बीमा कंपनी को खराब हुई फसल की सूचना देना जरूरी है। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि वर्तमान में मौसम की परिस्थितियों के कारण किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करें। उन्होंने बताया कि बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बीमित फसल को ओलावृष्टि अथवा जल भराव के कारण नुकसान होने पर घटना के 72 घंटे के भीतर जिले में काम कर रही बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है। इसकी सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित बीमित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय या संबंधित बैंक को भी लॉस परफॉर्मा भरकर सूचना दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि खराबी की सूचना नहीं देने वाले किसान समय पर सूचना दर्ज कराएं, ताकि योजना के प्रावधानों के मुताबिक बीमा लाभ दिया जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी पर प्राकृतिक खेती जागरूकता अभियान के तहत किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर BR चौधरी ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कृषि प्रधान देश में हरित क्रांति से पूर्व देश में खाद्यान्न की कमी थी। 60 के दशक के मध्य में हरित क्रांति आई, जिसमें धान और गेहूं की बौनी किस्में विकसित की गई। सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से इनके दुष्प्रभाव नजर आने लगे, जिससे इसके विकल्प के रूप में जैविक खेती सहित पर्यावरण हितैषी खेती, एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग, बायोडायनामिक फार्मिंग, वैकल्पिक खेती, शाश्वत कृषि, सजीव खेती, नापेड़ कृषि जैसी अनेक प्रकार की विधियां अपनाई जाती रही हैं। इनके सूत्रधार इनकी सफलता के दावे करते आ रहे हैं, लेकिन किसान भ्रमित है। उसे नहीं मालूम उसके लिए सही विकल्प क्या है। रासायनिक खेती के बाद अब किसान जैविक खेती की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैविक खेती से ज्यादा सस्ती, सरल और बदलती जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त प्राकृतिक खेती मानी जा रही है। अटारी जोधपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राज नारायण ने बताया कि प्राकृतिक खेती देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पर आधारित है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। डॉक्टर प्रदीप पगारिया, सहायक निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय जोधपुर ने बताया कि बीज पादप जीवन का मुख्य आधार है, जो एक संतति से दूसरी संतति तक जीवन वाहन कार्य करता है, क्योंकि पौधे का जीवन चक्र बीज से प्रारंभ होकर बीज पर ही समाप्त हो जाता है। अतः बीज का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, ताकि वह स्वस्थ संतति को कायम रख सके। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में खास तौर पर हम बातचीत करेंगे भारत सरकार की एक सार्थक योजना, एक अनूठी पहल, जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। क्या है ये रफ्तार, किस तरह से हमारे किसानों के लिए कार्य कर रही है, खास तौर पर उन किसानों के लिए जो कृषि नवाचारों में आना चाहते हैं, जो कृषि उद्यमिता में आना चाहते हैं, हमारे ऐसे किसान, हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कृषि एंटरप्रेन्योर से जुड़ना चाहते हैं, इसके साथ ही स्टार्टअप्स को खोलना चाहते हैं, और इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार इनके लिए अनुदान भी देती है। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में खासतौर पर हम बातचीत करेंगे रफ्तार के बारे में, और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए खासतौर पर हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है हमारे आज के इस विषय के खास विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश मित्तल जी को। आप हैं निदेशक नियाम। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद। मित्तल साहब, एग्री बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस माना जा रहा है और हमारे बहुत सारे किसान, हमारे स्टूडेंट्स इससे जुड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने और कृषि मंत्रालय ने एक योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। क्या है ये योजना, क्या इसका उद्देश्य है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में आज हम बात करने के लिए बैठे हैं। और किसान जो है
उनका वैल्यू एडिशन करने के बाद में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें नव प्रवर्तन भी आता है और उद्यमिता भी आती है। जब तक हमारा किसान उद्यमी नहीं बनेगा तब तक उसका विकास नहीं हो सकता, उसकी आमदनी नहीं बढ़ सकती। और उसी को जानने के लिए आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि भारत सरकार की और कृषि मंत्रालय की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें हमारे किसान भाई, उनके जो सन एंड डॉटर्स हैं, उनके बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोसेसर हैं, उद्यमी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, सभी लोगों के लिए लागू होती है। और इस योजना में अगर आप देखेंगे तो 2 तरह की योजनाएं हम लोग चला रहे हैं जी। जो कि एक सीड फंडिंग के नाम से होती है और एक आइडिया स्टेज के नाम पर होती है जी। तो नव प्रवर्तन किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि केवल खेती करके और उसको बाजार में बेच देना एक हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग हमें सिखाती है कि हम उसका कुछ वैल्यू एडिशन करें, मूल्य संवर्धन करें, और उसी के लिए योजना चलाई गई है जिसमें किसानों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। और उन अवसरों के तहत अगर वो किसी भी प्रकार का कोई भी नया आइडिया लेकर के आते हैं, नया विचार लेकर के आते हैं, नव प्रवर्तन लेकर के आते हैं, तो इस योजना का उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल मित्तल साहब, आपने कहा कि इसमें नव विचारों को, नवाचारों को, नव प्रवर्तनों को जोड़ा गया है। पूछना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन से वर्गों को इसमें शामिल किया गया है? इस योजना का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि इसमें नवयुवक शामिल हो सकते हैं। हमारे खेती बाड़ी करने वाले जो नवयुवक हैं वो हैं, किसान भाइयों के जो पुत्र पुत्रियां हैं वो हैं, इसमें जो ट्रेडर्स हैं उनके बच्चे भी हो सकते हैं, इसमें मंडी के अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं वो भी हो सकते हैं, इसमें प्रोसेसर भी हो सकते हैं, इसमें एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं, और किसी भी प्रकार के मूल्य संवर्धन में जो कि एक खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इसमें सारे शामिल हो सकते हैं। सभी के लिए खुली है, इसमें कोई आयु का बंधन नहीं है, इसमें कोई शिक्षा का बंधन नहीं है। और ये योजना 3 साल पहले पायलट तौर पे चली थी, लेकिन इसे भारत सरकार ने और अभी आगे कर दिया है और सभी को इस अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि सभी को इस अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। अगर हम लाभ की बात करें, अनुदान की बात करें, तो इसमें अनुदान की क्या व्यवस्था है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा दीपा जी। अनुदान की जहाँ तक बात है, ये भारत में एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें स्टार्टअप्स के थ्रू बहुत अच्छा अनुदान दिया जाता है, ग्रांट दी जाती है। और अगर हम देखें आइडिया स्टेज की बात करें, प्रथम चरण की बात करें, जहाँ कोई नव विचार आता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक की ग्रांट या सहायता दी जाती है। और अगर मान लीजिए किसान भाई ने कोई प्रोटोटाइप बना लिया है, कोई छोटा मोटा अपना व्यवसाय स्थापित कर लिया है नव विचार के साथ में, जो कि इनोवेशन की श्रेणी में आता है, तो वहाँ पर 25 लाख रुपए तक की अनुदान दी जाती है। जी बिल्कुल मित्तल साहब, आपने बताया कि एग्री इनोवेशन के लिए या नए आइडिया को प्रमोट करने के लिए इसके लिए अनुदान भी दिया जाता है। 2 तरीके से अनुदान दिया जाता है, 5 लाख का अनुदान दिया जाता है, इसके साथ ही 25 लाख का अनुदान भी दिया जाता है। आपसे पूछना चाहेंगे कि अनुदान के लिए पात्रता क्या होती है, कौन कौन से आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और यहाँ पर मैं बहुत विस्तार से बताना चाहूँगा ताकि इसका लाभ सभी को मिले। देखिए, अनुदान की पात्रता के लिए कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, 18 साल से ज़्यादा उसकी आयु होनी चाहिए, और शिक्षा का कोई बंधन नहीं है, बाकी उम्र का आगे कोई बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार का जेंडर का कोई बंधन नहीं है, और भी किसी प्रकार का बंधन भारत में नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति इसको अप्लाई करता है तो उसके पास एक नव विचार होना बहुत ज़रूरी है, इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वो जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा वायबल होना ज़रूरी है, फिजिबल होना चाहिए। तीसरी जो बात है इसमें, क्योंकि हम कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो इसका एक सोशल इम्पैक्ट ज़रूर होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को या उनसे संबंधित और जो लोग हैं उनका लाभ उसमें निहित हो, तभी इसका फ़ायदा हम दे पाते हैं। जी मित्तल साहब, आपने इसमें प्रोजेक्ट की बात भी की, तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं? मैं आपको बताऊंगा, अगर भारत में हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 70% से ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो कृषि से ही आती है। और आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आप डेयरी इंडस्ट्री को ले सकते हैं, आप मत्स्य इंडस्ट्री को ले सकते हैं, आप लाइव स्टॉक को ले सकते हैं, आप हॉर्टिकल्चर को ले सकते हैं, आप मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स को ले सकते हैं, आप जो हमारा खाद्यान्न है उत्पादन उसको आप ले सकते हैं, आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आप ले सकते हैं। और ये तो मैंने आपको कमोडिटी की बात बताई, लेकिन ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। उसके अलावा भी आप देखिए, जैसे हमारे बहुत सारे किसानों के बच्चे
आजकल उच्च शिक्षा की ओर चले गए हैं। जी। वो आईटी की बात कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ लोग और दूसरी तरह का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन, जी। आपका आईओटी, मशीन लर्निंग, इस तरह की जो चीज़ें एमआईएस है, उनके उपयोग से भी हमारे कृषि में विस्तार हो रहा है। तो अगर ऐसे किसी विषय को ढूंढ करके उसमें कोई नव प्रवर्तन पेश किया जाता है तो ज़रूर उसको लाभ होगा, हमारे देश की तरक्की होगी, हमारे किसान भाइयों की तरक्की होगी। तो मित्तल साहब, बेसिकली इसमें नवाचारों को और आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए अनुदान तो दिया ही जा रहा है, साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो अब तक इस योजना के अंतर्गत किन किन स्टार्टअप्स को प्रमोट किया गया है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सभी दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये 3 साल से ये योजना चल रही है और देश में इसके 29 सेंटर खोले गए हैं, जो कि कृषि मंत्रालय के सहयोग से खोले गए हैं। 5 इसके नॉलेज पार्टनर हैं और 29 सेंटर्स हैं जी। जो जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं, किसान भाई के जो संबंधित लोग हैं या बाकी स्टेक होल्डर लोग हैं, वो कहीं पर भी इसका आवेदन पेश कर सकते हैं जी। और सभी जगह से अगर हम देखेंगे तो 1000 से भी ज़्यादा अभी तक बहुत ही इफेक्टिव स्टार्टअप्स, नंबर इसके ज़्यादा हैं लेकिन जो बिल्कुल अच्छे तौर पे काम कर रहे हैं वो देश में विद्यमान है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 17 और 18 अक्टूबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री महोदय ने एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया था, जहां पर 300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। एग्रीटेक में बहुत सारे उत्पादों को उन्होंने दिखाया और यहाँ पर मेल फीमेल सभी बहुत ज़्यादा थे और स्पेशली अगर हम फीमेल की बात करें तो 40% स्टार्टअप्स जो कि फीमेल के द्वारा पेश किए थे वो एक रियल में वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा उदाहरण भी है। और यहाँ पर मशीन से संबंधित, ई कॉमर्स से संबंधित, साइंस से संबंधित, सॉइल टेस्टिंग से संबंधित, उसके अलावा असाइंग से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित, एप्लीकेशन से संबंधित, इस प्रकार के अनेकों स्टार्टअप्स थे जहां देश के युवाओं ने उसे देखा, सराहा और प्रेरित हुए। इवन उसके बाद में एक मुरैना में, मध्य प्रदेश के मुरैना में भी एक इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर भी इन स्टार्टअप्स ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया। हाल ही में आप देखेंगे कोटा में भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया जो कि राजस्थान में किया गया और वहाँ पर 100 से ज़्यादा बहुत अच्छे स्टार्टअप थे जिनको लोगों ने देखा, 2 दिन तक उनका अवलोकन किया। उनको देखने वालों को भी प्रेरणा मिली और जिन्होंने काम किया है वो भी उत्साहित हुए क्योंकि उनको अनुदान की भी प्राप्ति हुई, एक बाजार की भी प्राप्ति हुई और लोगों से विचार विमर्श करने का मौका मिला। तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा वातावरण बना है जिसे हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं और ये बढ़ रहा है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम पूरे देश में बढ़ रहा है और सभी को लाभ मिल रहा है। मैं यहाँ पर सभी से अनुरोध करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लें और आगे बढ़ें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता इसमें शामिल करें। अब आपसे जाते जाते बस एक संदेश पूछना चाहेंगे कि जो हमारे किसान हैं या जो एंटरप्रेन्योर है या जो पूरी फर्टैनिटी है एग्रीकल्चर की, अगर वो इस योजना से जुड़ना चाहें तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसान खेती करता है और अपनी उपज का मूल्य हासिल करता है, वो थोड़ा बहुत होता है जी। अगर उनको अपनी आमदनी में बहुत बड़ा इजाफा करना है, बहुत बड़ा जंप लेना है, आगे बढ़ना है, तो हमें इस योजनाओं में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये एक बहुत खुला अवसर है जी। इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो भी निःशुल्क होता है, खाना और रहना भी निःशुल्क होता है, किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं लगती, अनुदान भी उनको जल्दी से जल्दी दे दिया जाता है। उसके अलावा उनको मेंटर्स की सुविधा भी दी जाती है जो कि उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं या उनसे संबंधित और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी पूरी मदद की जाती है, हैंड होल्डिंग की जाती है, उनको मार्केटिंग सिखाई जाती है, उनको वित्त के नए आयाम बताए जाते हैं, उनको श्रम के नए आयाम बताए जाते हैं, उनको जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसके लिए उनको विशिष्ट इंस्टीट्यूशनों से जोड़ा जाता है और उनको हर प्लेटफॉर्म पे मदद करते हैं। उनका ड्यू डिलिजेंस भी किया जाता है, उनके जो माइलस्टोन होते हैं उनको प्राप्त करने भी उनकी मदद की जाती है। और इस प्रकार के जो मेले हैं जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय आयोजित कर रहा है उनमें उनको निःशुल्क स्टॉल भी दी जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है, खाने पीने की भी सुविधा उनको दी जाती है और देश में दूर दूर तक उनके उत्पादों को पहुंचाया जाता है ताकि उसका उनको भी लाभ मिले और हमारे
दूसरे जो उसमें भाग लेने वाले लोग हैं जी, उनको भी लाभ मिले। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये योजना हमारे किसानों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए और तरक्की के लिए चलाई जा रही है। इसमें पूरी जितनी भी एग्रीकल्चर फर्टिलिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको आगे लाने के लिए, उनकी आय में इजाफा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। मित्तल साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने ढेर सारी जानकारियाँ एग्री इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में, एग्री बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी भारत सरकार की एक अनूठी पहल, एक अनूठी योजना जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के बारे में। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से हम भी इस योजना के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इस योजना के माध्यम से स्टार्टअप्स को शुरू कर सकते हैं। नवाचार और आइडिया के माध्यम से खेती किसानी में एक नई आयाम को, एक नई दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अगर इससे संबंधित हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और किसान साथियों, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।